सो हेलो गाइज, आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई में मन लगा के कर रहे होगे। और गाइज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री समझाने के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़ जाए मैं वो करने को तैयार हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री को आज उठाने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो गाइज सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो पहले से कोवलेंट बॉन्ड में है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्या बोला मैंने? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट टेंडेंसी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल गाइज, अगर मैं HF मॉलिक्यूल की बात करूं, हम सब जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दैट्स वाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है, फ्लोरीन इसको, ये जो हाइड्रोजन के पास बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला गया तो गाइस पार्शियल चार्ज यहां पे लगाना है। यहां पे परमानेंट नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, क्योंकि यहां पे हम आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको कोवलेंट बॉन्ड में ही देखने को मिलेगी, आयनिक बॉन्ड में देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए जो डेफिनेशन आपके सामने है वो क्या डेफिनेशन है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक तरीके से दो एटम के बीच कंपटीशन हो जाता है कि कौन किसको स्टेबल कर सकता है बाय अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये केवल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिट में स्थापित नहीं करते हैं, ये केवल अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। डेफिनेशन समझ में आ रही है ना? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंपीट फॉर इलेक्ट्रॉन टू इट स्टेबल इटसेल्फ। बात समझ में आ रही है? ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाता है एटम्स के बीच जिससे वो जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें और खुद को स्टेबल कर लें। समझ में आ रही है? एक बात और गाइज मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेट करके ये प्रॉपर्टी बनाई जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट, क्योंकि ये दो एटम के बीच आप रिलेट करके बता रहे हो कि भाई कौन जीत रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। सो चलिए गाइज, हमने डेफिनेशन तो समझ ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पहला पॉइंट, जो पहला फैक्टर है वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी गाइस जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। वैसे यही पॉइंट हमने आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखा था, ये वहाँ भी लागू होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यही चीज़ खैर अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पढ़ रहे हैं, बट सेम चीज़ आपकी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी थी और सेम चीज़ जो है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी होने वाली है। खैर अभी हम अपनी बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा या शेल बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने को लेकर कम होती चली जाएगी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर मैं इन तीनों को लेकर भी बात करूं, वैसे अभी मैं आपको पूरा ट्रेंड बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में, अभी हम इन तीन एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो गाइस ध्यान से देखो, आप नीचे जाते वक्त साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस की जो ताकत है वो कमजोर होती चली जाएगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पूरी ताकत से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर इसमें मैं ट्रेंड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की मिलेगी, फिर सोडियम की मिलेगी, फिर पोटेशियम की मिलेगी। तो समझ आ गई बात? जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। सेकेंड फैक्टर की हम लोग बात करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। चलिए इसको रब करते हैं हम लोग और फटाफट बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज, इसको शॉर्ट में मैं न्यूक्लियर चार्ज लिख रहा हूं, वैसे आप इसको एटॉमिक नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली गाइस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसी को तो बोलते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अभी हम 3 एलिमेंट की बात करेंगे। देखो गाइस, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का होता है 7। सेम शेल में आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। यहां पे हमारे पास +4 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, यहां पे 5 है, यहां पे 6 है, यहां पे 7 है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो वैसे वैसे न्यूक्लियस का चार्ज सेम शेल में बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि न्यूक्लियस ताकतवर हो रहा है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और अगर न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, साथ ही साथ जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम के, उनको भी अपनी तरफ खींच लेगा, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या बोल रहा हूं मैं गाइस, ध्यान से सुनो। जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उस एटम से दूसरे एटम के, वो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। सो डेफिनेटली गाइज, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, इन 4 एलिमेंट की बात करूं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरॉन की, और लास्ट में आपको बेरिलियम की देखने को मिलेगी। सो ये हो गया गाइज हमारा सेकंड फैक्टर। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर, जिसमें हमारा पॉइंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो चलिए गाइज, अब हम हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ फोकस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो ध्यान से सुनो। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक देते हैं, उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो क्या बोला अभी मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। गाइज मैं शॉर्ट में इसको SF लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक देते हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगर अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस उतना अच्छा नहीं लगा पाएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ एटम। गाइस कुछ फैक्टर्स की बात जनरली की नहीं जाती और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके नीट और IIT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बोला है, हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान से सुनो। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। नाउ फोकस करो गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। S कैरेक्टर से मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उस एटम की होगी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की होगी जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S कैरेक्टर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे S कैरेक्टर कितना है, 50% S कैरेक्टर है। मतलब S सबशेल जो है वो आपका न्यूक्लियस के करीब होता है, पास होता है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस जो है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उनको और ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि sp हाइब्रिडाइज्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर sp3 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल 33.3% S कैरेक्टर है अप्रॉक्स, और यहाँ पे 25% है। सो गाइज ध्यान रखना है हमेशा, जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। क्योंकि S सबशेल न्यूक्लियस के करीब होता है तो डेफिनेटली वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, उनको ज्यादा ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। दैट्स व्हाई आई हैड रिटन हियर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ एटम। चलिए गाइस, ये पॉइंट हो गया हमारा। इसी पॉइंट का सब पॉइंट भी आप कह सकते हो, वैसे मैंने उसको अलग से लिख दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड ऑर्डर के भी प्रोपोर्शनल होती है। क्या बोला मैंने गाइस, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप लोग उसको जाके देख लेना। और अभी ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, इसको शॉर्ट में मैं BO लिख रहा हूं, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, अब जरा फोकस करो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम के बीच है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है ना। आप 2 प्रॉपर्टी जानते हो, कौन सी प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, BS लिख दिया जिसको शॉर्ट में मैंने, और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सो गाइज, बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे कम होती चली जाएगी डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा
और वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है। सो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे लिख सकते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड है, और इससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाला। भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अकॉर्डिंग टू अवर पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्डेड एटम की होगी, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड वाले। सो चलिए गाइस, अब हम हमारे लास्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। इस फैक्टर में हमें क्या बोला गया है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ON हेयर स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जिससे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे, एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू इंक्रीजेस। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं गाइज, ध्यान से देखो। Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +3, देन +2 और देन Fe। गाइज इस पॉइंट के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर हमें देखना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe+3 की होगी, फिर Fe+2 की होगी, और लास्ट में सबसे कम Fe की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सो गाइज यहाँ पे हमने फैक्टर समझ लिए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, अब हम उस पर फोकस करेंगे। ये गाइस अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ती है या फिर घटती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मैंने शो किया हुआ है। गाइस हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे फोकस किया था। उसमें मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो जब आप इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, यानी एल्कली मेटल से जब आप हेलोजन की तरफ मूव कर रहे हो, तो वैसे वैसे जब आप कहां जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट की तरफ जब आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ पे गाइज आपको एक चीज बता दूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आपका हेलोजन ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और जो आपके लेफ्ट साइड में, अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्कली मेटल की सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या बता रहा हूं मैं, एल्कली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लीस्ट होती है। और जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, जैसे ही आप हेलोजन की तरफ जाते हो तो हेलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गाइज यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जो आपकी नोबल गैसेज है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि यूजुअली जनरली ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो क्या बोला मैंने, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्कली में देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें हेलोजेंस में देखने को मिलती है। इनफैक्ट फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होता है। और नोबल गैसेस, ध्यान से सुनो, नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो 0 होती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन गाइज इन ट्रेंड्स में भी काफी सारे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखो, 12th ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पीरियोडिक टेबल में जो आपको 12th ग्रुप दिख रहा है, 12th ग्रुप में क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो पीरियोडिक टेबल में फोकस करो। 12th ग्रुप जिंक, कैडमियम और मरकुरी। हमारे रूल के हिसाब से जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उस हिसाब से साइज बढ़ते जाना था। देखो ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं, बोर्ड पे फोकस करो आप लोग। देखो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो आपका 12th ग्रुप है, जिंक, कैडमियम, मरकुरी, उसके हिसाब से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती जानी थी। लेकिन गाइज यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हम एज एन एक्सेप्शन क्या देखते हैं, मरकुरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है, उसके बाद कैडमियम की, उसके बाद जिंक की। तो गाइज एज एन एक्सेप्शन ये याद रखना है। कई बार हम इन चीजों को अवॉइड कर देते हैं और ये चीज पेपर में आ जाती है, तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है। यहाँ पे ट्रेंड उल्टा हो जाता है। समझ में आ गई बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन की मैं बात करूं, ग्रुप 13th एलिमेंट में गाइस फोकस करो। अभी मैं फिर से आपको पीरियोडिक टेबल शो करूंगा। अभी आप यहां पे देखो, 12th के जस्ट बाद जो 13 ग्रुप आता है, कौन सा 13 ग्रुप होता है, आपने देखा है ना, बोरोन वाला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। सो गाइज यहां भी क्या देखने को मिलना चाहिए था हमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कि भाई नीचे जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जानी थी। लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम में जब फोकस किया गया तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें क्या मिली, गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एल्यूमिनियम से ज्यादा मिली। मिलना क्या चाहिए थी, गैलियम की कम, क्योंकि साइज बड़ा था। लेकिन मिली क्या, गैलियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है एल्यूमिनियम से हमें ज्यादा मिली। तो गाइज बात समझ में आ गई आपको, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक बात मैंने आपको क्या बताई, एक तो जो नोबल गैसेज हैं,
एक तो जो नोबल गैसेज हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, अभी मैंने बताई थी ना, कितनी होती है, 0। उसके बाद क्या बताया, जो आपके हेलोजन एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, और एल्कली मेटल की जो वैल्यू होती है वो रिस्पेक्टिवली कम पाई जाए। सो चलिए गाइस, अब कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ। इसमें से कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद करनी होगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू होती है। तो आप गाइस देखिए, आपके बोर्ड में कुछ एलिमेंट्स की मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू शो की हुई है। जैसे आप देख पा रहे हो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होती है, इसके बाद ऑक्सीजन की 3.5 होती है, इसके बाद आपकी क्लोरीन की 3 वैल्यू हो जाती है, और नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होती है। सो गाइस, कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बोर्ड पे लिख के शो कर रहा हूँ, एटलीस्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप याद कर लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए गाइस, फोकस करिए यहाँ पे। सो चलिए गाइस, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद रखनी है वो ऑलरेडी मैंने नोट कर दी है, आप लोग ध्यान से बोर्ड पे फोकस करें। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अभी मैंने आपके सामने डिस्प्ले भी की थी, 4 होती है, जो कि सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन क्लोरीन की लगभग सिमिलर होती है। इसके बाद आपका ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन, सल्फर और कार्बन की सिमिलर होती है, यहाँ से फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की सिमिलर होती है, और लास्ट में बोरोन। अब हम इसको किस ट्रिक से याद करें, तो मैं अपने हिसाब से बनाई हुई ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपको अगर कोई और बेहतर ट्रिक पता है तो आप लोग वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसी से कर लेते हैं। कैसे याद रखोगे, फोन कॉल बाहर, क्या बोला मैंने आपको, फोन कॉल बाहर, देखो ये सिमिलर हो गया, फिर ये ग्रेटर हो गया। फोन कॉल, देखो ऑब्वियसली बात है, आप क्लास में हो, मीटिंग में हो, तो हम फोन कॉल बाहर जाके ही करते हैं ना गाइस, तो हम ये ध्यान रखना है। फोन कॉल बाहर, देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आयोडीन, सल्फर और कार्बन, इनकी वैल्यूज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं वो 2.5 है। तो आप ध्यान रखो, आईएससी बोर्ड होता है ना, आईएससी पर है बोर्ड, जो बोर्ड होते हैं ना आईएससी। देखो ये फनी ट्रिक्स होती है, इनके कोई मीनिंग नहीं होते, खाली आपको याद हो जाए इसलिए बताई जाती है। तो कैसे याद रखेंगे, फोन कॉल बाहर जाके करो, फोन कॉल बाहर, आईएससी पर है बोर्ड। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से याद कर लेना, समझ। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना है। जो पहली एप्लीकेशन हम लेने वाले हैं दैट इज नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जानकर हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है या कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कंपाउंड आयनिक होगा या कोवलेंट कंपाउंड होगा। ध्यान से सुनो, अगर दो एटम के बीच का जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है, अगर उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ रहा है, दैट मीन्स द बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। रिस्पेक्टिवली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 1.7 आ रहा है तो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट कैरेक्टर होने वाला है। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर टू 1.7 आ गया गाइस, तो डेफिनेटली वो जो आपका कंपाउंड है वो हाईली आयनिक होने वाला है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो हाईली आयनिक होगा। एंड रिस्पेक्टिवली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेसर टू 1.7 होगा तो इट इज पोलार कोवलेंट बॉन्ड। सो ध्यान रखना गाइज ये। अब इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ, जो मैं आपके स्क्रीन में सामने डिस्प्ले करने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखें। सो जैसा कि गाइज आप लोग स्क्रीन में क्लियरली देख पा रहे हैं, कैल्शियम और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन की 4 होती है और कैल्शियम की 1 होती है। तो डेफिनेटली अगर वैल्यू 3 आ रही है तो जो पिछला टेबल मैंने बताया था उस टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू 1.7 से ज़्यादा बड़ी है, तो डेफिनेटली इनके बीच में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। रिस्पेक्टिवली अगर मैं पोटेशियम और फ्लोरीन की बात करूँ तो यहाँ भी आपको आयनिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। अनदर एग्जाम्पल अगर हम लें ब्रोमीन और फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्योंकि 1 के इक्वल मिल रहा है, डेफिनेटली 1.7 से कम है, तो यहाँ जो बॉन्ड होगा ये पोलार कोवलेंट बॉन्ड होगा। या आप नीचे के एग्जाम्पल भी देखें क्लोरीन फ्लोरीन का या रिस्पेक्टिवली, वहाँ भी आपको पोलार कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल रहा है। चलिए गाइस, अब हम सेकंड एप्लीकेशन पे फोकस करने वाले हैं। सो चलिए गाइस, आई होप आपको ये पहली एप्लीकेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम सेकंड एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की मदद से आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट आपका मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो जैसा आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमें कहाँ देखने को मिली, पीरियोडिक टेबल में जब मैंने बताया था हेलोजेंस में देखने को हमें मिली थी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये सारे के सारे क्या थे, नॉन मेटल थे। और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने क्या बताया था, एल्कली मेटल में देखने को मिलती है, और एल्कली मेटल जो थे वो आपके मेटल थे। तो आप बड़े आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। यानी वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई थी, ये क्या थे, हमारे नॉन मेटल्स, राइट गाइस,
आप इसको लिख लेना पूरा। और वहाँ जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो देखी थी, वो जो थे वो आपके मेटल्स थे। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन की भी बात कर ली। अब हम ज़रा पॉलिंग्स की बात कर लेते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ निकालना हमें सिखाया था, और उन्हीं की वजह से हमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मिली। और जाते आते हम लोग मुलिकन स्केल की भी बात कर लेंगे। सो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसको भी आपको ध्यान से समझना है। जो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ बताई थी, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय पॉलिंग्स, और जो फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया था इज़ दैट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था ये? XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208 EAB। ये क्या है? ये है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन AB मॉलिक्यूल। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहां क्या वैल्यू डाली जाएगी फॉर्मूले में? बॉन्ड एनर्जी बिटवीन AA मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन BB मॉलिक्यूल। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। XA क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ A एटम। XB क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ B एटम। गाइस, फॉर्मूला समझ में आ गया? XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ EAB, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन AB मॉलिक्यूल, माइनस अंडर रूट ऑफ EAA, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन AA मॉलिक्यूल, क्रॉस या मल्टीप्लाई बाय EBB, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन BB मॉलिक्यूल। चलिए गाइस, अब बात करते हैं मुलिकन की। मुलिकन ने क्या फॉर्मूला दिया था? मुलिकन ने क्या बोला था? जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, दैट इज एवरेज वैल्यू बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। ये फॉर्मूला हमें मुलिकन ने दिया था। सो ये भी आपको गाइज ध्यान रखना है। सो गाइज, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत जल्दी नया वीडियो अपलोड करूंगा। आपको ध्यान रखना है, मन लगा के अच्छी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच गाइज।